आज हम बैठे हैं आप लोगों के साथ एक ऐसे इंसान से बातचीत करने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। टॉपर नहीं रहा था 12th क्लास तक, बट उसने ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाउंडेशन में, ऑल इंडिया रैंक 1 सीए इंटर में, ऑल इंडिया रैंक 5 सीए फाइनल में अचीव किया। मेरा क्वेश्चन है, क्या आप एलियन तो नहीं है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जिस हिसाब से क्रेडेंशियल्स बना रखे हैं मैंने, जरूर से लोगों के डाउट हो सकते हैं कि ये बंदा अलग से सीए के लिए तो नहीं बनाया। बहुत लोगों ने मेरे से मिलने के बाद लोग बोलते हैं यार अच्छा तो ऐसा ही है क्या, अच्छा मैं तो कुछ और ही सोच रही थी या मैं ऐसा कर रही थी, तो वो कुछ और ही सोच रही थी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज हम बैठे हैं आप लोगों के साथ एक ऐसे इंसान से बातचीत करने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिन्होंने मेरे में एनर्जी डाली है कि यार एक आम इंसान भी जो है ना वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जो कि टॉपर नहीं रहा था 12th क्लास तक, बट उसने ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाउंडेशन में, ऑल इंडिया रैंक 1 सीए इंटर में, ऑल इंडिया रैंक 5 सीए फाइनल में अचीव किया। फिर आईओसीएल जैसी कंपनी में गवर्नमेंट जॉब करी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचे, वो भी एक छोटी सी उम्र में। बट उन्होंने फिर सोचा कि यार ये जर्नी में मजा नहीं आ रहा, अब कुछ और करना पड़ेगा। एंड उन्होंने फिर एजुकेशन की तरफ अपने आप को मोड़ा और फाइनली वो एज अ वीसी गुरुकुल टीचर ज्वाइन करे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रणव भैया की। जी हाँ, सो आज मुलाकात करने आए हैं हम सीए प्रणव प्रतीक तुलसियान जी से, और आपको बताएंगे कि उनकी जर्नी क्या रही है, क्यों एक आम बच्चा यस बड़ा ख्वाब सोच सकता है और बड़ा ख्वाब अचीव कर सकता है, कैसे वो किया जाता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। एंड आई बेट यू कि जब आप उनको समझेंगे और सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको भी क्या करना है लाइफ में टू अचीव द बिगर गोल्स, टू अचीव द बिगर ड्रीम्स विच विल हेल्प यू इवेंचुअली टू गेट व्हाट यू वांट। चलो तो शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारे प्रणव भैया को। तो प्रणव सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया रोल भाई। सो प्रणव भाई, मेरे को सबसे पहले एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है, क्या आप एलियन तो नहीं है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जिस हिसाब से क्रेडेंशियल्स बना रखे हैं मैंने, जरूर से लोगों के डाउट हो सकते हैं कि ये बंदा अलग से सीए के लिए तो नहीं बनाया कि ये सीए करेगा। मतलब एक छवि है आपकी कि भाई आप बहुत सीरियस टाइप के होंगे, जीवन में हर चीज को एकदम परफेक्शन से करते होंगे, है ना? बस वही सब लगा रहता होगा, है ना? ये तो जरूर है, मैंने बहुत सुना है। एंड बहुत लोगों ने मेरे से मिलने के बाद लोग बोलते हैं यार अच्छा तो ऐसा ही है क्या, अच्छा मैं तो कुछ और ही सोच रही थी या मैं ऐसा कर रही थी, तो वो कुछ जरूर और ही सोच रही थी। सोच रहा था भी था काफी। ठीक है, तो प्रणव भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि एज अ मतलब क्रेडेंशियल्स हटा के कौन है प्रणव, और कैसी आपकी जर्नी रही है, थोड़ा क्रिस्प में एक बार बताइए। मैं क्रेडेंशियल्स हटा के बहुत अपना अच्छा, क्रेडेंशियल्स हटा के 12th तक की बात करते हैं, जहाँ पे क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तब मैं एकदम आम इंसान जैसे आम बच्चा आया, क्लास से आया, स्कूल से थका आ रहा, पैदल चलता हुआ आया, बस्ता फेंका है, खाना खाया है, और मैं लिटरली जाता था खेलने कि पहले मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, या तो मैं हम लोग की गैंग बनी हुई है तो 2 गैंग में कुछ बातें हो रही है, कुछ गेम हो रही है, या तो क्रिकेट चल रही है, कुछ कुछ गेम चल रहा है। मम्मी जब तक गला फाड़ फाड़ के पूरे मोहल्ले को नहीं सुना दे कि भाई प्रणव को वापस भेजो, और ऐसा है कि हम शुरू करते थे 12 लोग खेलना, जब तक 3 लोग नहीं बचे हैं मैं हूँगा उसमें, तब तक खेलेंगे और मैं तो हूँगा। तो तब वापस आया और तब बस होमवर्क इतना कर लिया कि मिनिमम अमाउंट बैलेंस जैसे रहता है क्रेडिट कार्ड का, मिनिमम पे कर लिया और मिनिमम होमवर्क कर दिया, और फिर अगला दिन गए क्लास। बट क्लास में मेरे बस एक क्वालिटी रही कि जब टीचर पढ़ा रहा है ना, तो मैंने टीचर को हमेशा दोस्त देखा है कि वो दोस्त कुछ बोल रहा है, राहुल भाई मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं लिटरली नहीं समझ आएगा तो बोलूंगा राहुल भाई नहीं समझ आया, तो वैसे मैं टीचर को बोलता सर ये आपने क्या बोला मुझे नहीं समझ आया। तो यूजुअली टीचर थोड़े परेशान भी रहते थे यूजुअली कि ना क्वेश्चन कर लेता है, तो मैं जब तक नहीं समझा तब तक मेरे को लगता है मुझे समझा दो, पर मैं 2-3 टाइम के बाद मैं थोड़ा सा रहता है ठीक है भाई मैं खुद से थोड़ा देख लूंगा। तो एक क्वालिटी तो हमारे को आपकी पता चल गई कि भैया आप जो है ना इंक्विजिटिव बहुत ज्यादा थे। हाँ। वो आप में एक ख्वाब, वो ना खूबी थी। हाँ मतलब मैं कोई भी चीज में अगर मेरे को इंक्विजिटिवनेस रही है कि भाई कोई भी चीज हो रहा है तो समझाओ ना, बिना समझे क्या मजा आया। आपने कुछ बोला मुझे बिना समझे मैं हाँ करके चला गया तो मजा क्या है इसमें। तो 12th के बाद आपने फिर ऐसे क्या अलग किया? 12th के बाद लगता है मेरे को जो हमारे फाउंडेशन की जो फॉर्मेट थी उसने बहुत हेल्प की कि मुझे हैंड राइटिंग मेरी माशाल्लाह बहुत ही ऐसी रही है कि मार्क्स सारे उसी से कटे हमेशा। तो कंसेप्ट तो मैं लिख ही देता था बट टीचर पढ़ नहीं पाता था उसको। हाँ। तो उस चक्कर में मेरे मार्क्स कटते थे। सीपीटी में पता चल गया कि भाई मैं जो लिखूंगा टीचर पढ़ पाएगा, क्योंकि वो टीचर ही नहीं है, ओसीआर पढ़ रहा है। अच्छा, आपके टाइम में सारा पेपर एमसीक्यू में था? एमसीक्यू था सारा पेपर, तो इसीलिए वही मेरे को लगता है कि रहा है कि मैंने कंसेप्चुअली आंसर दे दिए और सारे आंसर सही निकले तो मेरे मार्क्स आ गए।
ओके, तो यहाँ से तो फिर आपको ऐसा लगा होगा ना कि हाँ एमसीक्यू पेपर तो मैं फोड़ ही सकता हूँ, मेरे को आता तो है ही, बट ये हाँ, सीए इंटर में तो एमसीक्यू नहीं होगा। सही बात, सही तो बात। सीए इंटर में मतलब बिफोर वी गो अहेड है ना, हाँ, मेरे को ये भी पता है कि आपने नेपाल से एग्जाम दिया करेक्ट, था, करेक्ट। और नेपाल में उस समय अर्थक्वेक आए थे इंटर के टाइम पे, यस, इंटर के टाइम पे, आप जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और नेपाल में बहुत बुरा हाल था। आई थिंक करेक्ट, 20-25 दिन के लिए बहुत बुरा हाल था वहां पे। राइट। तो उस सिचुएशन में जब राइटिंग भी खराब है, फिर भी आप कैसे रैंक 1 लेके आ पाए इंटर में, मतलब इंटर दैट इज में, समथिंग व्हिच इज कमेंडेबल। करेक्ट। मैं अगर तब की जर्नी बताऊँ ना, जब मैंने आईपीसी जस्ट ज्वाइन किया है, एंड तब लोगों में लगता भी था कि भाई आ गया ऐसा रैंक 1, तुक्का लग गया होगा, गोले तो भरने होते हैं। तो ये मार्केट में माहौल भी था कि भाई लग गया तुक्का, क्योंकि तब था कि भाई रैंक 1 नेपाल से पहली बार आया है, आईसीआई कभी आया ही नहीं है, एफआरओ स्टूडेंट का रैंक 1। तो ये जरूर था। मेरे को ये समझ आ गया था भाई, मुझे पता है कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी थी, और सीपीटी में तो और भी खराब हो गई थी, बिकॉज 6 महीने तो मैंने मचा के हैंडराइटिंग पे खराब किया हैंडराइटिंग को। अब समझ आया कि बेटा अब तो देख, अब इवैल्यूएट होगी, वही पुराने दिन वापस आ गए 12 दिन, 12 साल की जो दिक्कत थी। तो अब मुझे समझ आया कि हैंडराइटिंग में मुझे फोकस करना है। तो मैंने शुरू से एक हैबिट बना ली कि मैं लिखूंगा बहुत, मैं लिखूंगा, बिकॉज मैं लिखूंगा तभी मेरी हैंडराइटिंग स्पीड भी आएगी और ये आएगी। तो जो भी चीज़ें पढ़ाते थे, मैं कंसेप्ट को समझता था, मैं लिखता था। घर पे आके प्रैक्टिस करूंगा तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता मैं लिखूं, है ना। तो ये जरूर था, बहुत कॉन्शियसली था, बिकॉज मैं हैंडराइटिंग ठीक करनी थी, हैंडराइटिंग तो उससे ठीक हो गई। और जो अर्थक्वेक वाली चीज़ थी, तो आई बिलीव दैट वाज रियली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, या मैं जब वो मोमेंट आज भी याद करता हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं शिवरिंग आ जाती है, बिकॉज वो टाइम ही ऐसा था। आप खुद सोचो राहुल भाई कि आप एक तो क्लास के अंदर थे जब वो आया, है ना। आप बाहर गए हो, रोड्स क्रैक हुए हुए, रोड्स लिटरली क्रैक हुए हुए, इतना अच्छा, क्रैक हुआ है हाथ अंदर चला जाए, इतना क्रैक हुआ हुआ है। ओके, आपके सामने की वाली बिल्डिंग का दीवार गिर चुका है, साइड वाला बिल्डिंग आपका ऐसा गिरा है कि वो मतलब वो स्प्लिट हो गया है दूसरे बिल्डिंग। तो इस तरीके का मंजर दिख रहा है, लोग रो रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब मैं सुना नहीं सकता कि हमने किस टाइप का पूरा वो देखा है, बिकॉज लोग सोचो कि वो अर्थक्वेक ऐसा है कि विदाउट एनी, क्या बोलते एनी कुछ, वो नॉक नहीं प्रिकॉशन करेगा, पता भी नहीं प्रिकॉशन था, कुछ हाँ। नहीं पता चलता। आप लिटरली, हम लोग तो कॉस्टिंग का क्लास में लेबर ओवरहेड सीख रहे हैं, और उस टाइम पे सब लोग अपने अपने घर में नेचुरली बैठे हुए, 11:56 आई बिलीव ये था। और एक ऐसे टाइम पे एक ऐसा अर्थक्वेक आता है कि आपकी बिल्डिंग गिर जाती है। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट थे, तुरंत नेटवर्क गायब हो गया, मैं मेरी फैमिली सब अलग अलग जगह थे। तो वो डेफिनेटली बहुत ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर मतलब पढ़ाई की तो आप मतलब एक टॉपिक ही नहीं है कि आप पढ़ाई की बात करो, कि लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। सही बात है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली मेरे को भी ये था कि थैंक गॉड भाई, रियली आई थैंक गॉड कि माय फैमिली वाज सेफ। वी वर इन डिफरेंट लोकेशन बट वी वर सेफ वेरेवर वी वेयर। एंड वो नेक्स्ट तो 10 डेज गुजरा है, वो या तो हमने ओपन एरिया में बिताया है, या तो टेंट लगा करके बाहर सोए हैं, बिकॉज घर के अंदर कोई जा ही नहीं रहा। तो पढ़ाई का तो चीज़ बनता ही नहीं, यू हैव टू थैंक गॉड कि यू आर लाइव। सो एंड खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है कहीं से भी। तो दैट वाज द सिचुएशन फॉर द 10-15 डेज। एंड उसके बाद एक दूसरा अर्थक्वेक भी आया था मई में, वो भी एक, क्योंकि जब नॉर्मल रिस्टोर हो रहा था उसके जस्ट 5-10 बाद फिर से आया। तो इस सब चीज़ों पढ़ाई खराब हुई थी, ऑब्वियसली ये हुई थी। बट मैंने एक चीज़ ये देखा है कि ना, जब बोलते हैं ना कि व्हेन आपको अपना गोल नहीं चेंज करना, आपको मेथड चेंज करने, बी रिजिड अबाउट योर गोल बट बी फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स। राइट। कि मेथड कैसे करना है, तो डेफिनेटली आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। जो आपने अगर आवर्स का स्टडी सोचा, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको फोकस तो रहना पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी। बट आई डिडंट वांट टू चेंज माई गोल, बिकॉज कोई नहीं सुनेगा कि ना प्रणव का रैंक 1 इसलिए नहीं आया बिकॉज अर्थक्वेक आ गया था, कोई नहीं सर सुनेगा। इसी में मैं कुछ कहना भी चाहूंगा, मतलब हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी, मेरी हम्म, दिक्कत वो हो गई थी, है ना, घर में शादी आ गई थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मेरा कोई दिक्कत है। आई थिंक आपके साथ तो ये बिल्कुल जेन्युइन था, मतलब दिस वाज नॉट इवन अ एक्सक्यूज, ये तो बहुत हम्म, खतरनाक सिचुएशन है, कुछ कर ही नहीं सकता था मैं। हम्म, सो व्हेन वी से कि हमारी प्रॉब्लम्स ही है वो चीज जो हमारे को वो रोक रही है मुझे कुछ बड़ा अचीव करने से, तो आई थिंक वो एक दिक्कत है। हैट्स ऑफ करेक्ट। टू यू, आपने ऐसी सिचुएशन में भी निकला, बट हाँ ठीक है, मतलब अगर आपका रैंक 1 ना के रैंक 50 भी आता तब भी आपका काम चल जाता। तो हाउ यू इवन वर एबल टू मेक द माइंडसेट कि मुझे यार कुछ करना है। उस सिचुएशन में मुझे लगता है ना, जैसे कि राहुल भाई, हम लोग बहुत ये सबको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ना, हमें अगर सिचुएशन में हम बोलते हैं कि यार शादी थी, या मैं घर में टिक टिक ज़्यादा होता है। आई हैव टॉक टू स्टूडेंट्स जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे काम करना पड़ता है 5 घंटे, क्योंकि मुझे कुछ अर्निंग करनी है, अंदर में से आईपीसी दे रहा हूँ, मुझे ये 3-4 घंटे यहाँ पे देना पड़ता है, डेडिकेट करना पड़ता है। मेरा फ्रेंड था जो बोलता था मुझे दुकान जाना पड़ता है, मेरे पापा का दुकान है, मुझे जाना पड़ता है, 6 घंटे में जाऊँगा। तो भाई तू
बिकॉज ही वाज अ टॉपर, ही वाज बेटर देन मी इन कॉलेज, मतलब 12th में मेरे से बेटर था वो। एंड वो एग्जाम्स मतलब हम इंस्टीट्यूट से आते साथ आते थे, वो दुकान जाता था, मैं घर जाता था। मतलब दुकान अभी मतलब मेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज पापा उतना स्टे नहीं कर सकते, सेकंड हाफ में जाता हूँ, तो वो 2 से 7 दुकान पे हेल्प करता पापा की, एंड उसके बाद पढ़ाई करता था। तो आई यूज टू फील ब्लेस्ड कि यार मैं ब्लेस्ड हूँ कि भाई मुझे ये नहीं है। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अपनी अपनी तकलीफें होती है। मैं बोलता हूँ ना, एक स्टोरी है कि भाई अपनी अपनी तकलीफें एक जार में लिख दो, जार पे एक चिट्ठी लिख के तकलीफें डाल दो अपनी अपनी, और किसी को मौका मिले किसी और की तकलीफ पढ़, तो जब दूसरे की तकलीफ पड़ेगा ना तो उसको समझ आएगा मेरी तो कुछ नहीं है। मैं तो इस चीज पे रो रहा था कि मेरे यहाँ काँव काँव होता है, वो टीवी देखता है। भाई ये कोई तकलीफ है क्या? कुछ भी कर लेना, हेडफोन लगा ले, पढ़ ले, बट ये कोई तकलीफ है नहीं। तो मेरे को लगता है कि ना सबकी प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है। मैंने बोलूँगा मैं तो मानता ही नहीं कि ना ये सब प्रॉब्लम होगी, सबकी जब सुनोगे ना तो अलग कहानियां निकलेंगी। तो दैट आई से टू एवरी स्टूडेंट कि भाई मत दो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज किसको दे रहे हो? टाइम चला जाएगा। Yes. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू नॉर्मल 15 अटेम्प्ट मत दे, क्योंकि तेरी रैंक 1 की क्रेडिबिलिटी है, तो नॉर्मल 15 देगा। एंड बहुत लोग तब ये भी बोलते थे तब कि ना भाई जो रैंक 1 आते हैं वो लोग 6 महीने 9 महीने में नहीं पढ़ते, वो तो 2 अटेम्प्ट में दिलाते हैं। ये भी हवा था, बट कहीं ना कहीं आई गेस माई टीचर अगेन गाइडेड मी, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मत सुन। मैं लिटरली बता रहा हूँ राहुल भाई, मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती है। मार्केट में बहुत स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होगा कि बहुत ग्रुप को एक साथ दे सकते हैं। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, भाई एक एक ग्रुप देना होता है, ये पागल है कि तू बहुत ग्रुप देगा, तू कौन सा 30 मार्क निकल रहा है। तो मैं जब वो बोलता था कि मेरे इंस्टीट्यूट में हवा हो गई थी, आईपीसी में रैंक 1 लाने का सोच रहा है, तो मैं जब रिसेस होते हैं ना कि भाई 15 मिनट ब्रेक हो रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, पानी वानी पी रहा हूँ, तो मैं सुनता था भाई ये जो बोल रहा है कि रैंक 1 लाएगा। तो बहुत लोग सोचते पागल हो गया, मतलब पता ना कि एक अजीब ही एटीट्यूड पे चल रहा है आदमी की, रैंक 1 लाएगा, काठमांडू में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बोलता रैंक 1 लाएगा। तो मैं मन में यही बोलता था, मन में बोलता था हमेशा कि मैं रैंक 1 लाऊंगा, ये गारंटी नहीं दे रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रैंक 1 की तरह पढ़ाई करूंगा। मैं खुद से आई वोंट गिव एन एक्सक्यूज, आई विल स्टडी, आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि मैं जब रिजल्ट आए ना तो मैं इस बात पे मेरे को दुख ना हो कि यार मैं कर सकता था, मैंने हाँ यार उस दिन मैं नहीं पढ़ा, या मेरे को वो मलाल नहीं चाहिए कि राहुल भाई मेरे को अगर 9 महीना मिला ना, तो मैं बोलूँगा 9 महीने में मैं इतना कर दूंगा कि भाई एटलीस्ट मेरे को मलाल नहीं रहे। मैं वही चाहता हूँ स्टूडेंट लोग की, आपकी जो भी परिस्थिति है आप लोग अपना बेस्ट करो, कि आपको ये फील हो कि मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया। एंड मैं कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलिसु कदाचन पे हमेशा ही बिलीव किया हूँ कि भाई हमारे हाथ में ना रिजल्ट है ही नहीं। आप अगर कोई स्टूडेंट बोलता है भाई मैं पढ़ूंगा, मैं रैंक 1 लाऊंगा, मैं स्टूडेंट मैं ये कर दूंगा, भाई है ही नहीं भाई आपके हाथ में। जस्ट अबाउट एफर्ट्स। सही बात है सर, एकदम सही बात बोली आपने कि अगर आपके एफर्ट्स सच्चे होंगे हाँ तो जो ऊपर वाले ने देना वो बस। देना है, हम उसको फल समझ के रख लेंगे, और ऊपर वाला क्या पता रैंक बनी दे दे, है ना। ट्रू। सो अब सर जब आपका सीए इंटर का जर्नी खत्म हुआ, हाँ। है ना, तो आप आई थिंक इंडिया मूव कर फिर गए मैं थे, दिल्ली आया है था ना, आर्टिकल नेपाल से इंडिया आ गए थे आपने। मुजफ्फरपुर में कहाँ स्टे किया था? मेरे फैमिली मुजफ्फरपुर में आ गई थी, एंड मैं आर्टिकलशिप के लिए दिल्ली आ गया था। आप दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली आपने बिग फोर में आर्टिकलशिप करी, ईवाई गुरुग्राम। एकदम गोल्डन पीरियड रहा होगा सर। हाँ वो बहुत गोल्डन पीरियड रहा है। सबसे गोल्डन पीरियड कब रहता है? वो तो सूर्य के 6 महीने होते हैं, क्योंकि तब पढ़ाई का भी लोड नहीं है, नए नए यार आईपीसी के वो हुए और लोड नहीं है, और कंपनीज में जा रहे हो। आईपीसीसी मतलब बच्चों को बताना चाहूंगा, आईपीसीसी मतलब इंटर की बात कर रहे हैं सर। हाँ कि भाई इंटर इंटर तक पास आउट किए हो, कोई लोड नहीं, 3 साल बाद एग्जाम है भाई, देखेंगे आराम से। तो उस चिल में, और ऊपर से ऑफिस का इंटरनेट लैपटॉप सब, और वो लैपटॉप भी देते हैं, इंटरनेट मस्त, एसी वेसी में एकदम चिल रखे रहो, तो लगता है जन्नत में ही तो नहीं आ गए कहीं। तो ये वाली फील रहती है। मेरी शुरू की 6 मंथ्स वाली ईवाई ना सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाली रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैंने अगर लाइफ में किया ना, वो शुरू के 6 मंथ्स किया है। बिकॉज मैं आपको एकदम अपने आम भाषा में बताऊँ ना, मुझे गंवार फील होता था वहां पर। क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि भाई एक गांव से कोई मैं आ गया हूँ और मैं दिल्ली में आ गया हूँ सीधा, है ना, कि मुझे लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता। ये लोग पता नहीं बाहर जाने की केएफसी बात करते हैं, कैफे कॉफी डे से ये मंगा ले क्या, तू कौन सा पिज्जा खाएगा, तेरे लिए सबवे कौन सा मंगाऊं। तो मुझे लगता है ये कौन सी भाषा बोले, समझाओगे, कंसेप्ट समझाओगे कौन सी चीज चल रही है। बिकॉज मैं जहाँ से आया हूँ जिस बैकग्राउंड से, मैं तो ना तो डोमिनोज, पिज्जा हट ये सब एग्जिस्ट नहीं करता नेपाल में, और यहाँ पर वो इतना मतलब जैसा पूरा कल्चर ही, मैं नॉट ओनली अबाउट खाना पीना, बट वो भी कल्चर ही पूरा जो था मेरे लिए बहुत ही फॉरेन था। एंड आई वाज एन इंडियन, बट आई वाज नॉट एन, आई वाज नॉट रेड इन इंडिया। मैं सीबीएसई बोर्ड है वो नहीं पढ़ा हूँ। तो मुझे लिटरली, मैंने रिसेंटली मूवी देखी जमुना पार, है ना, तो उसमें जो एक फील आता है ना एक वो स्टूडेंट को कि मैं ऐसा अलग जगह आ गया हूँ, कि भाई पता नहीं ये लोग अलग ही है। इट वाज वेरी स्ट्रगल। मुझे किसी से बात करने में वो हिचक होती थी, डिस्पाइट हैविंग दैट एआई अराउंड वन, कि भाई ये है तो आदमी है, मतलब होता है ना एआई वन को तो क्या कॉन्फिडेंट होगा भाई कि भाई वो तो कर रहा है, बट मुझे उल्टा था कि मुझे लगता है आई एम नॉट अमंग देम, है ना, पूरा चीज ही अलग है। तो वो स्ट्रगल वाला रहा, बट इवेंचुअली आई जेल्ड, बिकॉज मेरी नेचर हमेशा रहेगी, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक जेलिंग अप। बट जब मेरे को भाषा ही नहीं समझ आ रही उनकी,
कि ना एग्जैक्टली किस टोन में बात कर रहे हैं, क्या क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। तो इवन तो टाइम लगा, बट 6 मंथ्स के बाद जो मेरी टीम के अंदर जेलिंग बॉन्डिंग हुई ना 6 महीने के बाद, क्योंकि लोगों को ये भी था परसेप्शन कि लोग मेरे को थोड़ा दूर ऐसे लगता है रैंक 1 है भाई ये, तो वो जेल अप होते भी नहीं थे। आई गेस वो आइस ब्रेक होने में टाइम लगा, बट जो 6 महीने बाद हुआ ना, उसके बाद EY वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ एंड आई ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोफेशनल इन दैट 3 years जर्नी। तो वो बेस्ट पीरियड था। आर्टिकलशिप आई थिंक आपको प्रोफेशनल बना देता है, स्टूडेंट से प्रोफेशनल का एक एकदम रूट है ना। एकदम आपको एक होता है बोरी में रख के तो पीटने वाला चीज होता है, EY में तो वो हुआ है हमारे साथ। अच्छा, तो बहुत ग्राइंडिंग हुई वहाँ पे। ग्राइंडिंग नेक्स्ट लेवल हुई है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं जब आर्टिकलशिप में मेरी वो ऑफर लेटर आ गया था कि आपको अगले मंथ से करना है, तो मेरा एक हमारी जो इंडक्शन होती है ना, शुरू में सब लोग इंडक्शन कराया जाता है, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद मैंने एक जन से बात की जो वहाँ का मतलब CA था, 1 साल हो गया था उसको, तो मैंने उससे बात करी, तो वो ऐसे फोन पे बताता कि यार हम तो यार कल बहुत काम था, कल तो हम 6 बजे निकले। मैं हाँ। बोला कैसा आदमी है सारा, 5 बजे का 6 बजे निकला, 1-2 घंटा लेट हो रहा, तो बोल रहा है कि बहुत काम था। फिर 5 साल वो 6 बजे सुबह की बात कर रहा है कि वो अच्छा, अगला दिन 6 बजे सुबह निकला है। तो मैं मतलब ये ऐसा हो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को कि फिर से बता 6 बजे निकला मतलब तू रात में काम करके 6 बजे निकला सुबह? बोला हाँ। तो मैं सच में समझने की क्या किया, ऐसा क्या था? तो मैं बोला ठीक है यार, CA तो हो सकता है ना, आर्टिकल से निकल गए थे, पर आर्टिकल से भी 5 बजे निकले। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आर्टिकल से मतलब 35 घंटे पर वीक बोलते हैं कि एक वीक के 35 घंटे आर्टिकल से, ये क्या चल रहा है? तो मुझे समझ आया बाद में कि EY इज वन ऑफ द बिग 4 जहाँ पे बहुत काम कराया था, बहुत लिटरली। मैं तो तो एश्योरेंस क्या ऑडिट वो में था। आपके लिए हेल्पफुल रहा या नुकसानदायक रहा? मैं कहता हूँ बहुत हेल्पफुल रहा, अच्छा, बहुत ज्यादा। बिकॉज देखो, एक तो है कि भाई हेल्थ और अपनी तो आपको ख्याल रखना है, ये नहीं कि आप 6 बजे कर रहे हो, फिर वो टॉक्सिक भी होता है। वी हैव हर्ड मेनी न्यूज ऑफ इट। वो टॉक्सिक तब होता था जब आप सच में उसको लंबा स्ट्रेच करो लंबे टाइम तक। हमारी टीम बहुत हेल्पफुल थी, बहुत ही फ्रेंडली थी, जॉली थी। हम रात को 2 बजे भी काम कर रहे हैं ना, तो जैसे आप आपसे हम बात करें तो वैसे जॉली नेचर था। इट नॉट अबाउट प्रेशर। एक तो आर्टिकल के ऊपर क्या ही प्रेशर डालोगे आप स्टाइपेंड दे रहे हो, हमें तो इतना सा स्टाइपेंड मिलता था, है ना। तो वो क्या ही प्रेशर डालोगे आप, तो उस हिसाब से था। बट द माहौल बहुत गुड। माहौल अच्छा हो तो काम करने में दिक्कत नहीं होती। तो उस जितना हमने काम करना सीखा ना EY में, मुझे उसके बाद की जर्नी में, मैं पर्सनली भी आज अगर खुद के लिए भी काम करता हूँ तो मुझे कभी फील नहीं होता। आई हैव दैट ग्राइंड इन मी कि मैं कर सकता हूँ, बिकॉज EY ने सब कूटा है हमें, बोरी में रख के बहुत कूटा है, रस निकाला। जो भी आपके अनप्रोफेशनलिज्म होते हैं सब हटा देता है। मुझे याद है आज भी, मैं जब पहली बार क्लाइंट मीट जैसे जाना था ऑफिस में, प्रोफेशनल ड्रेस होके आना, तो मुझे ये नहीं पता प्रोफेशनल कलर्स क्या होते हैं। तो मैं बस ग्रीन शर्ट पहन ले रहा हूँ, है ना, मैं नॉर्मल एक ट्राउजर पैंट पहन ले रहा हूँ। तो वो होता है ना कि प्रोफेशनलिज्म वाला अनप्रोफेशनल जो चीज़ होती है वो हटाता है आपको। 1 साल 2 साल में वो हटाकर आपको निकालता है बोरे में से, तो आप प्रोफेशनल निकलते हो। तो आपका जब ये आर्टिकलशिप चल रहा था तो फिर आप CA फाइनल की तैयारी कैसे कर रहे थे? हाँ, तो एक तो हमारे जैसे बिग 4 में रहता है कि फर्स्ट ईयर तो वो लोग क्लासेस लेने नहीं देते, बट ऑब्वियसली आपको सैटरडे संडे या संडे को एक दिन फ्री मिल जाता है। तो मेरा ये था कि शुरू के 2-3 महीने तो चिल थे, नया-नया शहर था, है ना, तो घूम रहे हैं, दोस्त लोग भी आए बहुत सारे, तो दोस्तों के साथ डेवलप हो रहे हैं, नई-नई चीज़ें देख रहे हैं। बट उसके बाद में समझ आया कि भाई रजिस्ट्रेशन तो करा लेता हूँ मैं, मुझे बुक्स चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, है ना, कि मुझे पता है कि मेरा एम तो टियर 1 ही है भाई। लोग बोलेंगे 1 के बाद तो 1 ही लगेगा, तो वो भी चीज़ था। और बहुत लोग ये बोलते हैं बिग 4 से मत कर आर्टिकलशिप, फिर तू नहीं दे पाएगा। मतलब है भाई एक्सपीरियंस अपने को बेस्ट चाहिए, एक्सपीरियंस में कोताही नहीं चलेंगी, अगर मिल रही है तो ग्रैब कर लो। ऐसा नहीं कि मुझे प्लेट पे सजाया गया है। EY के आर्टिकल थे वो भी बहुत, मैं KPMG से रिजेक्ट हुआ हूँ, मैं PwC से रिजेक्ट हुआ हूँ, डेलॉयट में सिलेक्शन हुआ था, बट EY का ऑफर के बाद हुआ था। तो 2 जगह से रिजेक्ट होने के बाद ये था, मुझे लगता था कि चलो रिजेक्ट हो सकता, पहली बार लगा था रिजेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्क्स। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को ये मत सोचो कि मार्क्स आ गई तो टॉप हो गया, मच मोर अबाउट मार्क्स। आज मेरे से कोई मार्क्स नहीं पूछता, मेरा नॉलेज देखा जाता है, मेरी प्रोफेशनलिज्म, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी सारे स्किल्स भी देखे जाते हैं। तो वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट ऑब्वियसली एग्जाम्स के बाद, एग्जाम्स तक तो मार्क्स ही सब कुछ है। तो ये है, तो EY में वैसा रहा। एंड तो इस हिसाब से आपकी वो जर्नी रही EY की, तो इस हिसाब से गया। EY में जैसे उसका पॉलिसी रहता है कि फर्स्ट ईयर तो आपको पढ़ाई करने देगा ही नहीं, है ना, आपको मैं क्लासेस लेने नहीं देगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में को था कि भाई पढ़ना तो है ना, कि अपने को करना है कि भाई अब फाइनल में भी ऑब्वियसली 1-1 आने का लोग 1 ही एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा भी मन था भाई, अब हमने तो MCQ में मचा लिया है और डिस्क्रिप्टिव मचा लिया, तो मतलब कर तो लेंगे एटलीस्ट। आई वाज कि यार एम तो करो ना, एम करो, जो होगा कर्म करो, जो होगा तो देखेंगे। तो कर्म करना था। बहुत लोग ये भी बोले कि भाई बिफोर मत जाओ, बट मुझे भाई एक्सपीरियंस अपने को बेस्ट चाहिए, अगर मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो EY मिल गया, वो भी KPMG और PwC से रिजेक्ट होने के बाद मिला। एंड EY के बाद एक डेलॉयट का ऑफर बस आया। एंड बस EY मतलब मुश्किल से मिला, मतलब मिन्नती हो गई आखिर में, तो भाई मिल नहीं रहा, मैं भी हो गया था।
अब 1 साल में 3 महीने 4 महीने के बाद मैंने एटलीस्ट बुक मंगवा ली थी, है ना? और बुक मंगवा के मैंने पढ़ाई घर पे शुरू कर ली, जब भी टाइम मिले, जब भी मन करे कि भाई थोड़ा पढ़ना, बिकॉज़ मुझे तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि यार थोड़ा पढ़ते हैं भाई, क्या है फाइनल में है क्या, तो इतना हुआ बना रखा है, देख तो लेते। तो बुक्स बस पलटाने वाली चीज़ वो हैबिट थी। तो 1 साल के बाद आपकी है ना, जब क्लासेस लेने से हुए तो क्लासेस कर लिए। मुझे एक ईवाई में जो सबसे बड़ी लर्निंग हुई ना, मुझे एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट, कि जब ईवाई में आपको पता ही नहीं कि शाम को कब आओगे आप। शाम को 8 बजेगी कि 12 बजेगी, 2 बजे यही नहीं पता है। तो जब आपको जब भी टाइम मिलता है ना, ऐसा होता है ना कि आपको जिसको थोड़ी-सी भी टाइम मिली है ना, वो उस टाइम पे पढ़ाई कर लेता है। मैं जहाँ रहता था और जहाँ ईवाई का था, वहाँ पर जाने में आधा घंटा लगता था। मैं इसी बीच में ऑडियो सुन लेता था कि मैंने बीच में जब कंसेप्ट किया, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली और मैं रास्ते में सुन लिया। तो आपको बीच में जहाँ सा भी टाइम मिलता है, उस टाइम में पढ़ लेते हो फिर। मुझे लगा ये टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है कि जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है, तो उसको बेस्ट वे में कैसे यूज़ करें। तो वो चीज़ की वजह से पढ़ाई की है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आपको एग्ज़ाम लीव्स भी अच्छे मिलते हैं। तो एग्ज़ाम लीव्स में आपको डेफ़िनेटली क्लासेस खत्म हो गए थे उस टाइम तक, एंड एग्ज़ाम लीव्स वगैरह हुई, एंड एग्ज़ाम लीव्स में हमने अगेन फ़ोकस के साथ पढ़ाई किया। पढ़ा तो हमने अच्छे मार्क्स से था, बट अब फाइनली जो आया सो भगवान की देन है। बहुत बहुत कम मार्क्स आए आपके, आप 1 से 5 पर आ गए हैं। ट्रू, बहुत कम मार्क्स है, बट मैं किसी को कभी गलती से भी नहीं यार बोलता कि ऐसी मैं बातें नहीं बोलते ऐसी बातें नहीं बोलता मैं गलती से भी। तो नेक्स्ट पार्ट है सर, देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ। आ, उनको किन चीज पे फोकस करना पड़ेगा? मतलब हमारी लाइफ जो रही है अपनी एजुकेशन की और आज की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है। ट्रू। हम लोगों के टाइम पे फोन में कोई इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इंस्टाग्राम की कोई चीज थी नहीं, है ना? सोशल मीडिया इज लाइक बहुत डिफरेंट है। हमारे टाइम पे व्हाट्सएप आया था, बस थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती थी। आज बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ट्रू। है ना? टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस हो रही है, सो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे वो अपना इस समय में, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी रखना, डेडिकेशन रखना उतना आसान नहीं है जितना पहले था। व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए? मेरे को ये लगता है कि वेरी ट्रू कि डिस्ट्रैक्शन है। मैं बोलूँगा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत जगह से आती है ना? एंटरटेनमेंट हो जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए। जैसे हमारे टाइम में मुझे याद है कि एक समरी मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर मुझे किसी चैप्टर की समरी मिल जा रही है ना टेलीग्राम से, तो हाँ भाई ये समरी मिल गई एक। तो अभी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है। ऑब्वियसली आपका टाइम जाता है, बिकॉज़ आप मेरे को लगता है स्टूडेंट के लिए एक फोकस रहे कि सिर्फ ये पढ़ूंगा, मैं इंस्टाग्राम सब बंद कर दूंगा, मैंने पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। मैं कितना भी एडवाइस कर लूँ कि वो करो, बट नहीं है पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा इसको एज अ वो लेना चाहिए कि जब इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में इतनी ईजी हो, समरीज वगैरह बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे टाइम पे ये था कि भाई 14 घंटे पढ़ना है, इतना घंटे पढ़ना है, ऐसा था, तो आजकल या 12 घंटे पढ़ना, इतना ज़्यादा पढ़ने का था, तो अभी इतना एटलीस्ट है कि आप थोड़ी कम पढ़ाई करके भी कर सकते हो। बिकॉज नाउ एक तो स्टूडेंट्स आर मोर शार्पर। अभी क्या जनरेशन को मैं कंसेप्ट को 2 बार समझा, बोले सर आगे बढ़ो ना सर, क्या बार-बार समझ आ गया सर। हमारे टाइम में शायद हम तो स्लो थे, हम थोड़ा टाइम लगता था। तो अभी एक तो स्टूडेंट थोड़ी स्मार्ट भी हो गई, बिकॉज़ दे आर मोर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, एंड समरीज़ वगैरह ज़्यादा मिल जाते हैं। तो रिलैक्स्ड वे में दे कैन यूज़ सोशल मीडिया टू बी कि मैं आई वांट टू स्टे रेलेवेंट। अभी इतना नई-नई चीज़ें आ रही है, तो मैं रेलेवेंट रहना है मेरे को, कि मैं कन्वर्सेशन में पीछे नहीं हो। जैसे मुझे लगता है जब मैं ईवाई के तो शुरू के 6 महीने थे ना, तब मुझे एकदम लगता था भाई कहाँ जर्नी से, क्योंकि मैं वो ही था, मैं इन्फॉर्मेशन आई वाज़ नॉट सोशली अवेयर, वो मेरे था। तो एक अभी मैं डेफिनेटली बोलता हूँ यू शुड बी सोशली अवेयर, कि आपको हर एक जो भी आपका फील्ड है उसमें अवेयर होना चाहिए। एंड मैं बोलता हूँ मजे लेके पढ़ाई करो ना। है क्या, मुझे मैं राहुल भाई ऐसे बताऊँ ना, मैं कभी मुझे पढ़ाई करते वक्त ना वो फील नहीं हुई कि मुझे वो प्रेशर डाला जा रहा है। मुझे घर वालों ने कभी नहीं बोला तू पढ़, है ना? उनको रिजल्ट से मतलब, रिजल्ट आ रहा था। तो किस कैसे रखे, मतलब मैं थोड़ा बहुत आपकी बात समझ पा रहा हूँ हाँ कि अगर बच्चा अपनी लाइफ के अंदर में सोशल मीडिया को एज अ पार्ट बना लेगा कि भाई हाँ मेरे को 12 घंटे पढ़ना, मैं 1 घंटा ही सोशल मीडिया रखूँ, हाँ बट व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग रील्स, हाँ। आप टाइम नहीं देख पाते हो, ट्रू। है ना? सो कैसे देखें, मतलब रील्स हो गई, हाँ आई अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि आप ये कर सकते हो कि यार टेक्नोलॉजी जो आ रही है आप उसके अंदर में से अपना फायदा उठाओ। फायदा उठाओ, आप रील्स देखो जो कि पढ़ाई रिलेटेड हो, पढ़ाई रिलेटेड है ना? पढ़ाई से एंटरटेनमेंट रिलेट कर हाँ लो, क्योंकि आजकल तो एल्गोरिदम भी इतना अच्छा है कि वो आपको वही चीजें वही दिखाता दिखा है देता बैठ के, करेक्ट। है ना? हम भी कंटेंट रिलेटेड चीजें देख रहे होते हैं बैठ के। तो और क्या कर सकता है कि जैसे वो अपनी लाइफ को इस चीज से रिलेट करे, पार्ट बना के रखे, तो वो क्या करना चाहिए और उसको? मुझे राहुल भाई एक तो मुझे लगता है ना कि एक छोटी सी चीज जो बच्चों को करनी चाहिए ना, जो भी स्टूडेंट है उनको ये करना चाहिए कि पहले माइंड में क्लैरिटी लानी चाहिए कि क्या मुझे सीए करना ही है। हाँ सर मुझे सीए करना है, मेरे पास और कोई बैकअप मैंने नहीं सोचा कि मुझे सीए करना है। ये क्लियर जब हो जाता है ना, उसके बाद आप जब आप रील देखो कोई दिक्कत नहीं, रील देखो और 1-2 दिन खराब भी गए कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये सोचो मेरा बिगर गोल क्या है। मेरा बिगर गोल तो एग्जाम्स का पास होना है ना,
तो हाउ कैन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड मल्टीपल टाइम्स? बार बार अगर होगा तो एक जगह एक लिख लो ना कि भाई आज मेरी ये पढ़ाई हुई है, तो मुझे लगता है एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म अपने पास रखो कि भाई मैंने कितना पढ़ा है, ताकि आप वो रिफ्लेक्ट कर पाओ कि भाई क्या हुआ है। इतनी डिसिप्लिन रखो, अगर आप नहीं कर पाते आपके छोटे भाई बड़ी बहन किसी को बोल दो कि भाई मेरे को ये बस रात को बता दिया कर कि मैं ये लिख दूं कि मैंने कितना घंटा क्या पढ़ा है, वो लिख दो, मुझे याद आ रहा मम्मी है। को बता दो, सब याद रखती है मम्मी। हाँ, मम्मी सब याद रखेंगी, पढ़ाई की चीजें में तो मम्मी एकदम याद रखेंगी सब। तो किसी को ये बोल दो, ट्रैकिंग रखो चीजों की, खुद देखो एंड बी ऑनेस्ट। सबसे पहले बी ऑनेस्ट। अगर मन में है कि सर मुझे तो कुछ और बनना है, मुझे एक गिटारिस्ट बनना है ना, सीए मुझे नहीं बनना है, मैं जस्ट कर रहा हूँ बिकॉज वो हो रहा है, तो इस चीज में दिक्कत आएगी उसको रील्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बट कहीं ना कहीं उसने बोल दिया ना कि भाई मैं सब करना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें अपने मन की जो करनी है, मुझे था कि भाई एग्जाम के बाद करूंगा ये, मुझे भाई ये सब एग्जाम के बाद करूंगा। मैं लिखता था लिटरली, मेरे पास एक लिस्ट है कि फाइनल के बाद मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे था कि भाई अभी नहीं करते ना, क्योंकि ये चीजें कहीं नहीं जा रही, अभी नहीं करते, बाद में देख लेंगे। धुरंधर आई अभी, ठीक है, टाइम के बीच में बाद में भी देख सकते, थोड़ा रेलिवेंट कम हो जाएगा ऑब्वियसली, बट अगर एग्जाम्स है तब आपके दिसंबर नवंबर में एग्जाम्स है, तब जनवरी में एग्जाम्स, तब नहीं देखोगे ना, तब आप बोलो जनवरी के बाद देख लूंगा, जब ओटीटी में आएगी तब देख लूंगा। सही बात है। तो सर जैसे आपने बोला कि आपका सीए करने का मन नहीं है, तो आप कुछ और कर लो, आप अपने साथ में ट्रुथफुल रहो, राइट? हाँ। तो क्या सीए रिलेवेंट है? एआई का जमाना आ गया है, बहुत सारी जॉब्स रिलेवेंट नहीं रही है, फैक्ट है ये। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी खत्म हो जा रही है, जिससे दिख रहा है मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काम खत्म हो रहा है। एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी आर आउट ऑफ द मार्केट, कोई एडवर्टीजमेंट किसी को करवाने की जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी रिलेवेंट चीजें जो थी पहले पास्ट में, आज नहीं रही है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सीए आउटडेटेड हो जाएगा? क्या सीए की नीड नहीं होगी? इस पे ना मुझे मैं पहले समझाता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि एआई की वजह से हो क्या रहा है। एआई की वजह से अगर पहले अगर राहुल भाई एक बस पढ़ा सकते थे, तो आज एआई की वजह से वो एक तो पढ़ाने वाला जो चीज मटेरियल बहुत जल्दी बना सकते हैं, इवैल्यूएशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, और फ्री टाइम में शायद थोड़ा कंटेंट भी बना सकते हैं। फ्री टाइम पे अपना थोड़ा ऐप कैसे वर्क कर रहा है वो भी देख सकते हैं, वेबसाइट्स को भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास टूल्स है, जिन टूल से पहले 10 घंटे लगते थे, आज वो 10 मिनट में हो रहे, आधे घंटे में हो रहे। आपका टाइम फ्री हो रहा है, एक इंसान फ्री हो रहा है। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल मैं अगर एज अ सीए इन प्रैक्टिस देखूं, तो मैं फ्री हो रहा हूँ कि मुझे पहले किसी क्लाइंट को समझाने में अगर 1 घंटा 2 घंटा कुछ काम में लगता था, तो आज में कम टाइम लग रहा है। आई कैन बी अ मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशनल वेयर आई कैन माई सेल्फ guide the content creator, I can myself guide the website manager, I can myself guide my interns, I can myself guide जो मेरा कोर है, जो मेरे इसका कोर है, क्या बोलते हैं, फाइनेंस का कोर है, ये तो मैं करूंगा ही, बट इसके साथ में जो मेरे ऑक्सिलरीज फंक्शंस होते थे ना, वो भी मैं मैनेज कर पाऊंगा। एंड वन पर्सन विल बी हैव 8 आर्म्स, कि वो 8 हाथों से काम कर पा रहा है। और सीए की नॉलेज बिजनेस को सबसे ज्यादा चाहिए, बिकॉज ही इज द वन हु नोज ऑल द सब्जेक्ट्स। वो सिर्फ लॉ नहीं जानता, वो सिर्फ कॉस्ट नहीं जानता, वो सिर्फ अकाउंट्स नहीं जानता, वो सब जानता है भाई। आपको एंड टू एंड एक बिजनेस को जन्म देने से लेकर मरने तक जो चाहिए ना, उसको लिक्विडेशन, वो आईबीसी भी वही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग प्रोफेशनल भी वही है, तो उसको सब पता है भाई। तो एक कंपनी की तरह मैं अगर सोचूं, एक सीईओ की तरह सोचूं, भाई एक सीए लेना तो सब आता है, वो मैं इसको ऐसे इंसानों के लिए तो बोलते मेरे को अकाउंटिंग आता है। तो सीए हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट प्रोफेशन नाउ, तो पीपल नीड समवन लाइक सीए, एंड सीए इज बिकमिंग लाइक, वो तो पहले सब देखता ही था, अब तो वो कंटेंट, वेबसाइट और टेक की हेल्प से अपने आप की रीच को भी बढ़ा रहा है। ही इज नॉट अ नर्डी पर्सन हु जस्ट नोज कंप्लायंस, नो, कंप्लायंस तो बाय हाथ का खेल है उसके लिए, वो कंप्लायंस के साथ एक टेक बना दे रहा है। आप आजकल अगर लिंक्डइन फॉलो कोई कर रहा है सीए लोग को, दे आर मेकिंग वेबसाइट्स, दे आर मेकिंग एप्लीकेशंस, जो बोल रहे कि भाई मैंने क्लाउड से ही बना दिया। क्या आसान हो गया चीजें करना? डेफिनेटली आसान हो गया, एंड उसका प्रोफेशनलिज्म का स्ट्राटा, उसमें होराइजन बढ़ा दिया है। तो मुझे तो आई एम फील दैट वी आर लिविंग एक्साइटिंग टाइम्स, एंड सीए का प्रोफेशन तो मुझे लगता है कि कॉमर्स में, मतलब मैनेजमेंट जो बोलते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में सबसे रेलिवेंट इज सीए। आई एम नॉट कंपीटिंग विद साइंस या आर्ट्स। कॉमर्स में अगर आप हो, तो कॉमर्स में सीए हैज वाज का पता नहीं, बट हैज बिकम द मोस्ट रेलिवेंट। ग्रेट सर, सही बात लग रही है मुझे आपकी, एकदम फील सी आ रही है। yes. तो सर अब आप जो है अपने आईओसीएल की, है ना, एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, आपने क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री में भी काम किया सर, उसको भी छोड़ दिया सर, और यहाँ पे एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ एजुकेटर आप अपना जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो डर नहीं लगा सर? डर तो काफी लगा। मैं तो ये मानूंगा कि जिस लेवल तक पहुंच गए थे ना, मतलब एक तो फाइनल तक लेवल बढ़ी, फिर सरकारी नौकरी, प्लस मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में सरकारी नौकरी लगना मतलब पूरे मोहल्ला, पूरा गांव ही ऐसा हो जाता है कि भाई। आप नेपाल से नहीं है, बिहार से ही है? मैं मुजफ्फरपुर में जन्मा हूँ। आई एम एन इंडियन सिटीजन, क्योंकि बहुत लोग को क्वेश्चन तो उसी पे होता है, आई हैव अ वैलिड इंडियन पास। मैं इंडियन ही हूँ। ऑब्वियसली मेरे डैड नेपाल गए थे आफ्टर आई बॉर्न, आई गेस मैं जब 3-4 साल का था, तब
पापा वहाँ गए थे बिकॉज वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, हर्षद मेथनॉल हुआ तो ही Oh. चेंज लाइन ऑफ बिजनेस. फॉर दैट ही वेंट टू काठमांडू एंड देन आई वेंट अलोंग. मम्मी भी साथ में जब गई तो वो थोड़ा स्टेबल हो गए तो मम्मी और मैं भी साथ में चला गया. तो मैं रहा हूँ पूरा नेपाल में. मैं जन्मा हूँ इंडिया में एंड मैं इंडियन ही हूँ एंड आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन इंडियन ओनली. तो ये तो इसलिए बिहार में मेरी जब नौकरी लगी और सबको सरकारी नौकरी मेरी पोस्टिंग भी बिहार में हो गई थी पटना. तो इतना खुशी का माहौल ये था. 5 साल का जब मेरी ट्रांसपोर्ट हुई मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो भी था कि ना आई वाज लुकिंग एट डेटा वगैरह में बहुत शौक था. तो मिनिस्ट्री से मेरा वो आया कि भाई सेंड हिम ऑन डेप्यूटेशन. तो था मैं IOCL में ही बट इट वाज ऑन डेप्यूटेशन 5 इयर्स के लिए मिनिस्ट्री आया. मिनिस्ट्री में और भी ज़्यादा बाबू साहब का लेवल डबल बाबू साहब ट्रिपल बाबू साहब हो गया बिकॉज यू आर एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट अ मिनिस्ट्री. सो यू हैव मोर इनटू अ पॉलिसी मेकिंग थिंग्स एंड पॉलिसी मेकिंग में आपको ग्राइंड नहीं होना होता है. पॉलिसी मेकिंग में आपको बी मोर रिलैक्स मोर फोकस्ड एज टू द पॉलिसी बन रही है देश के लिए. आई वॉज वर्किंग ऑन अ बायोफ्यूल्स एंड ऑल रिलेटेड थिंग्स. तो एक ऐसी पॉलिसी बन रही है जो कल को पूरे देश में एज एन एक्ट आएगी. सो द पर्सन हु इज बिहाइंड दैट डेफिनेटली इफ यू हैव टू गिव सजेशंस कि आपको क्या इंप्रूव करना है तो यू हैव टू टॉक टू द हेड्स ऑफ ऑल द कंपनीज. टॉक टू द इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन के लीडर्स होते हैं उनको बुलाकर मीटिंग करते थे. तो यू आर एट अ लेवल दिस है ना. तो उस लेवल पे आप हो. आई थॉरली इंजॉयड माई वर्क जो वहाँ पे काम था. बट समवेयर आई फेल्ट कि शायद इस पोजीशन में था जब मैं मिनिस्ट्री में था जहाँ पर लोग शायद 40-45 की उम्र में पहुँचते हैं, जहाँ पर लोग उस लेवल पे रहते हैं. बट मैं काफ़ी शायद जल्दी पहुँच गया था एंड हमें लगा कि नहीं हमें तो डाइव मारनी है. तो हमने मस्त डाइव मारी एंड डाइव मारने में काफ़ी चोट भी लगी मेरे को लगता है उसमें. फिजिकल नहीं बट इंटरनल मेंटल काफ़ी चोट लगी. एंड तो डाइव मारने का मतलब यहाँ पे क्या है? डाइव मारने का मतलब है कि आप एक पोजीशन पे हो जहाँ पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो एंड नेक्स्ट डे यू आर नो वन. ओके, आपने वहां से जॉब छोड़ मैंने दी? जॉब छोड़ दी. आपने जॉब छोड़ दी, मैंने रिजाइन कर दिया. रिजाइंड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स 21st May आई रिजाइंड. 21st May 2025 आई रिजाइंड एंड आफ्टर दैट आई वाज नो वन. आई डोंट हैव अ पोजीशन. आप उससे पहले पढ़ा रहे थे? बट मैं उसके पहले हाँ ऑनलाइन टीचिंग वगैरह मैं करता था यूट्यूब के थ्रू. आई वाज डूइंग ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू एक्सपांड दैट. मैं वो खुद का करना चाह रहा था है ना. सो फॉर दैट आई जम्प कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए. मुझे तो ये सरकारी जॉब वाला क्वेश्चन है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए एंड आई वांट टू मेक एन इम्पैक्ट. बट उस इम्पैक्ट में आई गेस आई इम्पैक्टेड माई सेल्फ अ लॉट. एंड वो डाइव में जो चोट लगी, इंटरनल चोट जो लगी वो शायद किसी को नहीं दिख रही थी एंड मुझे भी नहीं दिखी काफ़ी टाइम तक. 2-3 महीने तक मुझे भी लगा ऐसे फाइन कुछ नहीं हुआ है एंड मैं डिनाई करता था. नहीं पीपल फील कि नहीं शायद तू प्रणव नहीं रहा, यू हैव चेंज्ड अ बिट. बट आई यूज्ड टू डिनाई इट. एंड एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर लोग आपको तो पुराने प्रणव से जानते हो तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हो दैट यू हैव अ सर्टेन वे ऑफ वर्किंग एंड आप करोगे. बट कहीं ना कहीं जब आपको चोट लगी जाए तो एक ऐसा मान लो कि एक रनर है उसके ऊपर एक किसी ने एज अ स्पॉन्सरशिप किया कि भाई मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा कि भाई ये मेरा बंदा है ये जीत के लाएगा. बट उसको पता है नहीं कि तो चोट लगी हुई वो नहीं दौड़ सकता, दौड़ के साथ चल भी नहीं पाएगा वो. तो देन दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल गॉट सेट बैक ड्यू टू मी. मैंने मतलब मैं खुद भी एक ऐसे फेज में था मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ही नहीं पता कि आई एम नॉट क्लियर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. लोग बोल रहे भाई तू क्या कर रखे बैठा है, तू इतना बढ़िया पोजीशन पे था, सेट थी तेरी लाइफ, तू क्या करके बैठा, क्या कर रहा है क्या कर रहा है. एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ. मैं इंटरनली भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद मैं क्या करना चाह रहा हूँ. पीपल यूज्ड टू से कि तू टेक कर रहा है, तू ये कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन हैव अ विजन ऑफ माई सेल्फ. एंड उस टाइम पे एक स्पॉन्सरशिप भी अगर आपको मिल जाए, कोई स्पॉन्सरशिप मिल रहा है भाई हाँ तू कर, भाई जो एथलीट है उसको खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर पाएगा, वो कहाँ से आपको जीतेगा. सो आई गेस मैंने काफ़ी लोग को उस ड्यूरेशन में मैंने जस्ट बिकॉज मेरी जिद कि नहीं मैं ठीक हूँ, उस जिद की वजह से बहुत लोगों को परेशान किया है. आई रियली फेल्ट दैट वाज अ वेरी डार्क फेज एंड वेयर मैंने सच में फेलियर को देखा है. लोग बोलते हैं मेरी प्रोफाइल को देखकर कि है ना यार तेरे प्रोफाइल में तो फेलियर है ही नहीं, तू तो शुरू से था. बट दैट फेज विच वाज देयर फॉर 5-6 months. आई कैन नॉट एक्सप्रेस लिटरली कि ना मेरे को सच में फील हुआ कि यार एक स्टूडेंट की जब अटेम्प्ट लगती है ना तो उसको सच में कैसा फील होता होगा. आई नेवर हैड दैट फेल्ट एवर. मुझे तो हमेशा रिजल्ट आने पे तो फूल माला ही मिली है. बट मुझे उस फेज में पता चला यार एक फेलियर कैसे फील करता है. व्हेन ही डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन. मुझे फोन आता है ना उसको मतलब पसंद नहीं आता. वो चाहता है कि फोन में से दूर रहे, कोई में से बात ना करे, प्लीज लीव मी एज आई एम. एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा उस टाइम पे इसलिए वो रील्स देखता है क्योंकि रील्स देखना वाज माई फर्स्ट थिंग बिकॉज उसी से मेरा दिमाग शांत हो रहा है. माई माइंड इज कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डिंग, वो चल ही रहा है. मतलब ब्रेन रॉट हो गया ऐसा लग रहा है कि भाई माई ब्रेन मतलब मुझे लोग बोलते थे लिटरली भाई आई एम वेयर आई वर्क ना. मतलब राहुल भाई मैं कहीं भी काम किया ना, मैंने EY में काम किया, ISL में काम किया, पीपल हैव प्रेज्ड माय वर्क. बट उस टाइम ऐसा था जहाँ पे मैं काम करके कुछ देता हूँ लोग बोलते भाई
क्या है ये, मतलब I've never been humiliated in that way for my work or something, and I used to feel doubt myself कि यार सच में maybe I'm not that worth it. ये सब हो रहा था, मे बी शायद भगवान की कृपा थी जो हो रहा था, एंड मैंने भगवान का दिया हुआ उसको शायद लात मार के मैं खुद अपना करने बैठ गया हूँ, एंड दैट आई मेड अ बिग मिस्टेक. तो आई नेवर फेल्ट सो बैड. आई हैव मतलब बहुत लोग मैंने दुखी किया है उस दौरान में, एंड मुझे तब फील होता है यार कैसे एक स्टूडेंट जब फेल होता है, सपोज कोई टॉपर फेल होता है सीए में, तो सच में उसको कैसा फील होता है, बिकॉज पीपल डोंट एक्सपेक्ट हिम टू फेल, बट वो फेल अगर हो रहा है देन हाउ डज ही फील इंटरनली. आई गेस दैट मोमेंट, दैट ड्यूरेशन इंटायरली वाज दैट पार्ट, एंड आई गेस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे फील होता है यस आई, बिकॉज तब से मैं समझ पाता हूँ कि द वैल्यू ऑफ थिंग्स. आई एम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मेनी थिंग्स इन माई लाइफ आफ्टर दैट, कि भाई जो मेरे पास है, एंड आई बिलीव कि यार ये सब फेजेस होते हैं ना, अप्स एंड डाउन, ये सब वही है, ईसीजी में मशीन है यार, है ना. ईसीजी अप्स एंड डाउन है, मतलब जिंदा हो. तो काफ़ी शायद अप्स शायद आ गए थे मेरी लाइफ में, तो एक डाउन बहुत ज़रूरी था, एंड जिसको हम बाउंस बैक बोलते हैं ना, कि जितना डाउन आप पहुंचोगे, तो डाउन जाना बहुत ईजी है, किसी भी डिसीजन को करना है कि हाँ भाई मैं जॉब छोड़ दूंगा, बोलना बहुत ईजी है, बट जब डाउन चल जाते हो ना, तो वहां से उठने तो ग्रेविटी भी रहती है वहां पर जो पुल करती है. तो वो फेज मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी था. इट वॉज वेरी, मतलब आई रियली वांट टू लाइक काश वो कट हो जाता मेरे लाइफ से, बट नहीं हो सकता ऑब्वियसली. तो सॉरी फॉर एवरीवन, मतलब जो भी आसपास थे, एंड वो फील्ड है कि यार ये बंदा कब से ऐसा होने लगा. तो वो होता है, आई गेस हर स्टूडेंट फील करता है, एवरी स्टूडेंट हु गेट्स एन अटेम्प्ट ना, उसको फील होता है, उसके घर वाले बोलते हैं यार तू फेल हो गया है, फेल हो गया है तू. तो वो नहीं समझते कि भाई, एंड दैट हाउ डज स्टूडेंट फील्स दैट. तो वो मैं लगा कहीं ना कहीं मैं नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ प्रोफेशनल फील किया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बट नाउ द प्लेटफॉर्म एज अ वीसीजी, एज एन एजुकेटर, आई रियली फील कि शायद मैं उस चीज़ को बेटर अब यूज कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि मेरे को दर्द समझ आता है. शायद इसके पहले मैं किसी फेलियर का दर्द नहीं समझता, बट मुझे वो दर्द अब बेटर समझ आता है, एंड टीचिंग हैज ऑलवेज बीन माय पैशन. और भाई मुझे तो मतलब पसंद है कि मैं लोगों को, मेरे को लगता है कि आई कैन मेक एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस लेके आता हूँ उसमें डिफरेंटली इम्पैक्ट ला पाऊंगा. एंड थैंक्स टू द वीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म वेयर आई बिलीव दिस विल बी अ बिग थिंग. जी सर, जी सर. अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है सर, यस. कि आप क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं सीए स्टूडेंट्स की जर्नी में. आप अब एजुकेटर बन गए हैं सर, तो क्या इम्पैक्ट लाने वाले हैं. मुझे लगता है राहुल भाई, जैसे मैंने वो एआई में बोला कि जब से एआई आ गया है ना, आपको सिर्फ अपने डोमेन में नहीं रहना, आपको प्रैक्टिकली चीजें आनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, देन ओनली यू विल बी वैल्यूड एज अ प्रोफेशनल. आपकी मतलब वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप रियल लाइफ सॉल्व कर पा रहे हो. तो मैंने अपने 6 साल की जर्नी में देखा है कि जो अकाउंटिंग साइंस हम पढ़ते हैं ना, जो अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में यूज होती है, बट स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट मुझे कभी नहीं पता था. मुझे आईपीसीसी में जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, तो मुझे कभी नहीं पता था कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इस वे में यूज होता है. बड़ी बड़ी कंपनी जो हम सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनी है, वो लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज करते हैं. मुझे आर्टिकलशिप में जाने के बाद पता चला कि अच्छा ये तो सच में वही, ये लोग भी वही पढ़ रहे हैं जो मैं इंटर में पढ़ के आया हूँ. तो मैं स्टूडेंट्स को वो पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि एग्जाम्स के लिए तो ऑब्वियसली कंसेप्ट याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ना, एग्जाम में रैंक 1 तक की अगर कोई इच्छा लगता है कि सर मुझे भी रैंक 1 लानी है, तो एग्जाम में रैंक 1 तक की प्रिपरेशन तो होने वाली है. बट उसके साथ साथ जो मुझे लैकिंग लगी थी कि भाई ये एक मिसिंग पीस होता है कि स्टूडेंट रिलेट नहीं कर पाता है कि कहाँ यूज हो रहा है, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम. तो उस चीज को मैं ला पाऊँ थ्रू माई एक्सपीरियंस, मेरे जो भी मैंने यूज करते हुए देखा है, मैं वो चीज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको बता पाऊँ, भाई जो पढ़ रहे हो ना ये ऐसी ऐसे यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम में सॉल्व होती है. दैट विल बी माई अप्रोच. ग्रेट सर. सो आई थिंक बच्चा समझ गया आपकी इंटर की जर्नी से टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो पढ़ाने के तरीके होंगे उससे कि आप कैसा पढ़ाएंगे, है ना, आपका जो दृढ़ता रही है कि भैया मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं स्ट्रगल फेस कर लूँ, उसके बाद भी आपने रैंक 1 लेकर आया. तो ये सारी जर्नी से मुझे लगता है कि आज के हमारे इस डिस्कशन से बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी. और मैं चाहता हूं बच्चों आप भी कमेंट में बताओ कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आज आपके लिए क्या सीख दी प्रणव भैया ने, जो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे और आगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. सो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.